तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द फिक्स। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है केल्सी ईगन ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नया कॉन्सेप्ट है इसका, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसकी कहानी आने वाले अर्थ यानी कि आने वाले फ्यूचर में सेट है, तो काफी सारी चीजें आपको पसंद आने वाली हैं। काफी मिस्टीरियस फिल्म है ये। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है, काफी बेहतरीन कल्ट क्लासिक हॉरर सीरीज है। आपको देखना है तो आपको सीधा पिन कमेंट में जाना होगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है आज से आगे के फ्यूचर को दिखाते हुए, जहां पर हम नोटिस कर पाते हैं एला मैकफी को, जो कि एक मॉडल है और वो एथरा नाम की एक फार्मा कंपनी के लिए एड को शूट कर रही थी। ये कंपनी असल में अफ्रीका बेस्ड होती है। अब मूवी की कहानी में आगे जाने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फ्यूचर है ना, यहाँ पर हवा टॉक्सिक हो चुकी है, यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े, इवन जो पेट्स भी हैं वो हाई टेक मास्क को लगा कर रखते हैं जो कि हवा को फिल्टर करता है और साफ हवा को देता है ताकि लोग अच्छे से सांस ले पाएं। इनफैक्ट घरों के अंदर, कार्स के अंदर भी ये फिल्टर्स लगा दिए गए हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये फ्यूचर का इंडिया तो नहीं है, स्पेशली दिल्ली। और ये सब इसलिए ही किया जा रहा है ताकि सभी टॉक्सिक हवा से सेफ रह पाएं। अब एथरा कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है, जिस वजह से उसने मार्केट के अंदर एक लौती दवाई बनाकर बेच दी है जिसका नाम है एल रेमेडी या फिर एल रेमेडी, जिसके डोजेस से इंसानों को बिना मास्क के सांस लेने की आजादी मिल पाती है। हालांकि उसकी भी एक टाइम लिमिट है जो कि 6 घंटे की है, लेकिन अगर कोई उसके ज्यादा डोजेस को नहीं ले पा रहा है तो वो मास्क को भी कंटिन्यू कर सकता है। अब हम एला के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो वो इस कंपनी के लिए मॉडल तो है ही, साथ ही साथ उसकी माँ यानी कि फिया मैकफी भी एक सुपर मॉडल हुआ करती थी, जिन्होंने आखिरी ही साल खुद को खत्म कर लिया था। खैर हम यहाँ की टेक को भी देख पाते हैं जो कि आज के समय से काफी आगे है और अलग है। यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस की जगह स्मार्ट ब्रेसलेट्स दिए गए हैं जिनके अंदर वॉइस कॉलिंग हो सकती है, वीडियो कॉलिंग हो सकती है, फोटो की जगह होलोग्राम दिखाई देता है। बेसिकली ये ब्रेसलेट पिक्चर क्लिक, वॉइस रिकॉर्ड और वो सब चीजें कर सकता है जो कि आज के समय में फोन करता है। यहाँ पर फोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी टाइम से एक कॉन्सेप्ट भी चलता आ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा भी हो पाएगा। और फोन्स यहाँ इतने एडवांस हो चुके हैं कि जो वीडियो कॉल के अंदर सामने वाले पर्सन का लाइव साइज्ड होलोग्राम दिखाता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लाजरस नाम के एक मिस्टीरियस आदमी के अंडर काम करने वाले एक साइंटिस्ट सोलोमन को देख पाते हैं जो कि एथरा कंपनी को हेट करता है और ये कहता है कि उनके पास समय काफी कम है और एथरा उनकी दवाई एल रेमेडी राशन की तरह लोगों को बांट रहा है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी आदत पड़ चुकी है, जिससे उनके इम्यून सिस्टम पर काफी डैमेज होता है और जितनी जाने टॉक्सिक एनवायरनमेंट से नहीं जाएंगी उससे ज्यादा इससे जाने वाली हैं। खैर अब इसी बीच उनको एक न्यूज से पता चलता है जो कि असल में एथरा कंपनी ही चलाया करती थी ताकि उनकी एल रेमेडी दवाई बिक पाए, कि यहाँ पर अभी पूरे वर्ल्ड की 68% पॉपुलेशन रेड जोन में आ चुकी है, मतलब कि वो टॉक्सिन से एक्सपोज्ड है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 18 महीने में 83% पॉपुलेशन लाल जोन में आ जाएगी। तो उससे बचाने के लिए सबको एल रेमेडी का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली अपना ही प्रमोशन करा जा रहा था। वो लोग भी अपना कोई क्योर या फिर ड्रग बना रहे हैं और साइड में वो छोटे मोटे और ड्रग बेचते हैं ताकि वो एथरा कंपनी को कैसे तो काउंटर कर ही सके। नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वक्त आने पर सब एथरा के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन सोलोमन ये कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और अभी तो फिलहाल उन्हें भी सस्टेन करने के लिए एल रेमेडी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब तभी हम एला को देख पाते हैं जो कि एक शूट खत्म करके वॉशरूम जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसके बारे में और उसकी माँ के बारे में ही बात कर रही थी, जो कि काफी ऑफेंसिव बातें थी, लेकिन वो अपने में ही मगन रहकर उनको इग्नोर कर देती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड टली का कॉल आता है जो कि उसे शाम की पार्टी के बारे में बताता है जो कि वो देने वाला था और अभी वो उसके लिए कुछ ड्रग्स का इंतजाम करने जा रहा था। एला यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना को भी कॉल करती है जो कि उसकी स्टाइलिस्ट भी है, जो कि फिलहाल अभी टली के साथ रिश्ते में है। जी हाँ, यानी कि जीना और टली मिलकर एला को धोखे में रख रहे थे और चीट कर रहे थे और वो उसे अपने और जीना के रिश्ते के बारे में बताने का भी सोचता है, लेकिन जीना उसे रोक देती है क्योंकि आज एला के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिन था, एज आज उसकी मदर की बरसी है। सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि जीना अभी भी टली के साथ ही थी। अब देखो यहाँ पर एक बात साफ थी कि जो जीना है ना, उसके ऊपर एला के काफी सारे एहसान हैं, लेकिन टली को एला से अपना बस मतलब निकालना होता है, यानी कि वो उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं थी। अब वो दोनों ही इस गांव तक आ जाते हैं, यानी कि जीना और टली। वहां पर रहने वाले डीलर से टली रेगुलरली ड्रग्स बाय किया करता था
और वो यहाँ पर डीलर जो है वो अकेला रहता है क्योंकि ये गांव अब सुनसान हो चुका है, जहाँ के लोग टॉक्सिन एक्सपोज होने से मर चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने टीवी, फ्रिज जैसी चीजों के लिए अपनी एल रेमेडी मेडिसिन का सौदा कर दिया था। एक तरह से जिंदगी बेचकर मजे खरीद लिए थे जिनको मौत मिली। अब दूसरी ओर इसी चीज का लाइव उदाहरण देखा जाए तो शूट वर्कशॉप के अंदर सेम ऐसी ही एक लड़की को एला भी देखती है जिसकी आज नाक से खून आ रहा था और वो भी अपनी एल रेमेडी बेच चुकी है जो कि अब बच नहीं पाएगी। और एला अब इससे डिस्टर्ब होकर अपनी एल रेमेडी टैबलेट को चेक करती है जो कि वो अपनी माँ के दिए हुए लॉकेट में कैरी किया करती। खैर अब वापस हम टाउन की तरफ आते हैं जहाँ पर टली और जीना को एला के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर टली ये कहता है कि एला इतनी भी अच्छी नहीं है, जिस पर जीना ये बोलती है कि उसने उस पर थोड़े बहुत एहसान तो किए ही हैं, लाइक ये ब्लूटूथ डिवाइस जैसा ईयरपीस दिया है जिससे कि वायरलेसली बात हो पाती है और इसे हम फ्यूचर का ब्लूटूथ ही कह सकते हैं, जो कि कान के अंदर नहीं बल्कि ऊपर लगाया जाता है, जो कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खैर अब ये लोग डीलर के घर तक पहुंच गए थे तो जीना कार में रुकती है और टली ड्रग लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन वो आदमी उसे ड्रग्स के लिए मना करने लगता है। इधर जीना एला से फोन पर बात कर रही थी और एला को जीना से मिलना था तो वो उसे टली की पार्टी में मिलने के लिए बोलती है, लेकिन एला का वहां पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो वो उसे मना कर देती है और घर जाकर जल्दी सोने का बोलकर फोन को रखने लगती है। अब बातों ही बातों में जीना उससे ये कहती है कि वो अकेली है, उसके लिए ये दिन भारी है, जिस पर एला ये कहती है कि वो ठीक है और उसके लिए ये सिर्फ एक दिन है और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन उसकी माँ की बरसी भी थी, इसलिए उसका मूड ऑफ था। खैर अब दूसरी तरफ हम रेडियो पर खबर सुनते हैं कि रेड जोन में आने पर अब तक पूरी दुनिया में 130 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साउथ अफ्रीका के अंदर रूरल एरिया के अंदर 9 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जहां पर कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। खैर अब फोन रखने के बाद जीना टली के पास जाती है और उस डीलर के घर का वॉशरूम इस्तेमाल करने चली जाती है और टली जो होता है वो लिव इन एरिया में ही वेट करने लगता है। तभी हम टीवी पर एथरा कॉर्पोरेशन के हेड ऑफ रिसर्च एरिक को देख पाते हैं जिसके पिता उस कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। यहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देने आया हुआ था, साथ ही साथ थोड़े बहुत कॉल्स भी वो अटेंड करता है जिसके अंदर वो एल रेमेडी के बारे में बताता है कि वो 6 घंटे के लिए टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देती है तो लोगों को मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी उसे कॉलर के रूप में लेजरस का कॉल आता है। अब लेजरस जो है वो उससे तीखे सवाल करता है कि एथरा कॉर्पोरेशन एल रेमेडी को रेड जोन में ही क्यों नहीं बांट देती, वहाँ लोगों को उसकी नीड है, जिस पर एरिक कहता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे सब जगह भेजा जा पाए। वो आगे ये पूछता है कि एल रेमेडी का आखिर सोर्स क्या है, लेकिन एरिक ये कहता है कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जिसे यहाँ पर लीक नहीं किया जा सकता, जिस पर लेजरस ये कहता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इस दवाई का एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि एक ऐसी चीज है जिसे एथरा कॉर्पोरेशन ओवर हार्वेस्ट कर चुकी है, जो कि अब खुद को वापस से नहीं बना सकती। और अगर ये बात सच है तो इसके बाद एल रेमेडी और नहीं बनाई जा सकती और इसलिए एथरा कॉर्पोरेशन एल रेमेडी को ग्लोबली अवेलेबल नहीं करवा सकती। तभी एरिक कहता है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर लेजरस ये बोलता है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि जिस नेचुरल रिसोर्स से वो एल रेमेडी को बना रहा है वो लिमिटेड है। और तभी एरिक इन बातों को अवॉइड करवाने के लिए कॉल कट करवा देता है। खैर अब हम टली पर वापस आते हैं जो कि लिव इन एरिया में वेट कर रहा था, तो वो यहाँ वहाँ पर घूमने लगता है और डीलर के आदमी को धमकी देता है कि अगर उसने उसे ड्रग्स नहीं दिया तो वो किसी और जगह से ड्रग्स को लेना शुरू कर देगा। तो वो आदमी उसकी बात मानकर बचे हुए स्टॉक से उसके लिए ड्रग्स लेकर आता है। खैर अब इंतजार करते हुए टली यहाँ वहाँ घूम रहा था जिसे ड्रग्स वाली लैब मिल जाती है और ये लैब वही लैब है जहां पर सोलोमन, लेजरस और बाकी सब मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नई दवाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। खैर अब टली चुपके से लैब के अंदर घुस जाता है जहां पर सोलोमन और उसकी असिस्टेंट स्पाइडर नया ड्रग बनाकर टेस्ट कर रहे थे जिसकी बूंद की 1/4 बूंद लेनी होती है और ये चीज उसको काफी फैसिनेटिंग लगती है, तो इसे चखने के चक्कर में वो वहां से एक वेल को चुरा लेता है, यानी कि एक बॉक्स को। खैर अब ड्रग डीलर जो होता है वो उनको ड्रग्स दे देता है और अब वो और जीना वहां से निकल जाते हैं और हम एक आदमी को एरिक के कहने पर सोलोमन की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता हुआ देखते हैं जो कि उसे पल पल की खबर देता रहता है। अब दूसरी ओर एरिक अपने पिता से बात करता है जो कि उससे ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ऑन गोइंग कंडीशन को नहीं संभाला तो उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिससे परेशान होकर एरिक लेजरस को ढूंढने अपनी असिस्टेंट एंजेला को काम पर लगा देता है। दूसरी ओर हम एला को देख पाते हैं जो कि घर आती है, जो कि थोड़ा सा अकेला फील कर रही थी। अब इसी बीच उसे उसके पिता का कॉल आता है जो कि असल में रेड जोन में लोगों की हेल्प करने, उनके हक के लिए लड़ने का काम करने में बिजी थे और उससे वो काफी दूर रहते हैं। उन दोनों के रिश्ते कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और उसका मूड भी खराब हो जाता है। तो
तो वो उसे चेंज करने के लिए पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है और टली के घर के लिए निकल जाती है। अब वो पार्टी में सीधा अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे टली और जीना कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में मिलते हैं और टली यहाँ पर जीना को वही ड्रग टेस्ट कराने वाला था जो कि वो सोलोमन से चुरा कर लाया था। एला अब ये सब देखकर उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और गुस्से में वो उस ड्रग की पूरी वेल को ही पी लेती है, यानी कि पूरी ही उसको पी लेती है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया था कि वो 1/4 यानी कि एक बूंद का भी 1/4 लेना था, लेकिन उसने पूरी ही वेल पी ली थी। खैर अब उसे पीने के बाद में वो टली के दोस्त ब्रायन के साथ थोड़ा बहुत डांस करती है जो कि उस पर फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन अब तक एला की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो वॉशरूम जाने लगती है और वो उसे संभालता है, लेकिन अब तक उसे वॉमिट हो जाती है जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब इसी बीच हम एरिक को देखते हैं जो कि अपने लैब के अंदर उस नेचुरल रिसोर्स का अल्टरनेटिव बनाने की टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन पहले 62 ट्रायल्स यानी कि 62 ट्रायल्स की तरह ही इस बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर जाता है। वहीं एंजेला उसे बताती है कि उन्हें लेज़रस का ट्रेस नहीं मिल रहा। अब थोड़ी देर के बाद में उसे उसके बेटे मैक्स का कॉल आता है जो कि अभी अपनी माँ निकोल के साथ है और यहाँ पर एरिक और निकोल अलग हो चुके हैं। अब निकोल एरिक को ये बताती है कि वो और मैक्स उसकी माँ के घर जा रहे हैं, जिस पर वो उसे रोकता है क्योंकि पहले ही उसकी माँ का घर रेड जोन में है और मैक्स काफी सेंसिटिव है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देती है। तभी हम एला को देख पाते हैं जिसे होश आ गया था और अब उसकी बॉडी के अंदर हम कुछ चेंजेस को फील कर पाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो रहे होते हैं जिसके अंदर उसकी बॉडी तपने लगती है और वो तड़प तड़प कर बाथटब में बैठ जाती है। अब इसी बीच हम टली को देख पाते हैं जिसे पकड़ने के लिए सोलोमन, स्पाइडर और उनके साथी जा रहे थे और वो भागकर उसी वॉशरूम में आ जाता है जिनसे छुपने के लिए एला बाथटब के अंदर डूब जाती है। यहाँ पर वो लोग टली से उस ड्रग की वेल को मांगते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि वो उसके पास नहीं है, तो वो लोग उसे पीटने लगते हैं, जिस पर वो ये बताता है कि वो किसी ने कंज्यूम कर लिया है, लेकिन ऐसा किसने किया उसे नहीं पता। जिस पर सोलोमन कहता है कि वो जिसने भी लिया हो उसे ढूंढना होगा क्योंकि वो ड्रग अभी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और स्पाइडर भी टली से कहती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसने क्या चुरा लिया है, मतलब कि वो ड्रग जो कुछ भी है वो बहुत ही खतरनाक है। अब वो लोग बाहर चले जाते हैं और इतने में ही एला टब से निकलकर वहां पर मौजूद टली से पूछती है कि वो ड्रग क्या था, क्योंकि वो उसने पूरा पी लिया। ये सुनकर टली उन लोगों को बुलाकर लाता है, लेकिन अब तक वो वहां से गायब हो जाती है और वो लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं जिनकी वो गन छीन लेता है, जिससे कि स्पाइडर गन लेने की कोशिश करने लगती है और इसी खींचतानी में टली के पैर पर बुलेट लग जाती है। सोलोमन बाकी 2 लोगों को एला को ढूंढने भेज देता है और स्पाइडर से कहता है कि वो भी उसे ढूंढे, जो कि अभी तक हाई फीवर में होगी, फंक्शन नहीं कर पा रही होगी या फिर इससे भी बुरी हालत में रही होगी। अब स्पाइडर पार्टी में आए सभी लोगों को भगा देती है, जिस पर वो ये कहता है कि शायद ड्रग ने काम नहीं किया होगा, लेकिन वो ये कहती है कि शायद वो काम कर चुका है। अब वो दोनों भी बाहर जाते हैं और टली को होश आता है तो एला को सीलिंग पर चिपका हुआ नोटिस करता है। वो नीचे आती है और वो उससे ये पूछता है कि वो ऊपर कैसे चढ़ी थी, लेकिन अभी वो इस चीज से परेशान है कि उसने जो चीज पी है वो आखिर थी क्या। वो यहाँ से जाने के लिए डोर को ओपन करने लगती है जो कि नहीं खुलता, तो वो गुस्से में उस पर पंच करती है, लेकिन शॉकिंगली वो डोर ही टूट जाता है, यानी कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी। हम उसके हाथ पर, नेक पर हल्के हल्के घावों को भी नोटिस कर पाते हैं और अब वो टली को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो सीलिंग विंडो को तोड़कर टली के साथ वहां से भागती है और आवाज सुनकर सोलोमन और स्पाइडर भी पीछे आते हैं। वो सब रूफ टॉप पर आते हैं जहां पर टली फिसलने लगता है, जिसे वो हाथ लगाती है तो वो बच जाता है, लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं था, बस उसे टच किया था और वो काइंड ऑफ उससे चिपक गया। और नीचे से जीना ये देख लेती है, जिसे लगता है कि एला टली को धक्का दे रही है। अब वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन टली जो होता है वो फिसल कर नीचे गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सोलोमन अब एला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो ये पूछता है कि उसने उस वेल को कितना पिया, यानी कि उस ड्रग को कितना ले लिया है, जिस पर वो ये कहती है कि उसने पूरा का पूरा ही ड्रग पी लिया है। तभी वो नीचे जंप कर देती है, जो कि 15 से 20 फीट की हाइट थी, लेकिन वो आराम से नीचे आ जाती है, उसे कुछ नहीं होता, यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन हो रही थी। अब जीना वहां पर आती है, जिसे ऐसा लग रहा होता है कि एला ने ही टली को नीचे फेंका था, यानी कि उनके रिश्ते के बारे में जानकर, लेकिन एला के पीछे लोग लगे हुए थे तो वो वहां से भाग जाती है। अब रास्ते में उसे ब्रायन मिल जाता है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई थी। शायद से इस म्यूटेशन का साइड इफेक्ट हुआ था, जिसको वो अपने घर ले आता है। अगले दिन जीना पुलिस को एला के बारे में बताती है और हम उस खबरी को यहाँ की बात एरिक को बताते हुए भी देखते हैं। अब अपने घर पर ब्रायन बेहोश एला के साथ ही इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि रात को उनके बीच थोड़ी सी केमिस्ट्री बन रही थी। खैर होश में आकर वो उसे डर के मारे दूर कर देती है तो उसका चेहरा कट हो जाता है, क्योंकि एला की एल्बो से एक क्लॉ यानी कि एक अजीब सी धारदार चीज बाहर आ रही थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो भी परेशान हो गई थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा था।
अब वो तभी वॉशरूम में जाकर खुद को चेक करती है तो उसके घाव थोड़े बढ़ गए थे। उसकी एल्बो पर वो क्लॉ भी आ चुका था जो कि उसके हिसाब से कभी भी बाहर आ सकता था, जिसको वो अभी कट कर देती है। अब वो यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर से अर्जेंटली हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर रेड जोन के मरीज पहले से ही भरे पड़े थे तो डॉक्टर उसे इंतजार करने के लिए कहती है, जिस पर अब वो अपना मास्क हटाकर दिखाती है तो उसकी आंखें लाल होने लगी थी। पूरे बॉडी की नसें जो थी वो काली होकर दिखने लगती हैं, जिसको डॉक्टर इन्फेक्टेड मान लेती है। अब डॉक्टर उसे एडमिट करने का बोलने लगती है, जिसके चलते वो यहाँ से भागने लगती है, जिसको एक सिक्योरिटी गार्ड फॉलो करता है। जिससे बचने के लिए वो एक बच्ची के वार्ड में आ जाती है और अपने हाथ देखती है तो उससे छोटे छोटे टेंटिकल्स बाहर आ गए थे, जिनकी मदद से वो दीवार पर चढ़कर सीलिंग से चिपक जाती है, जैसा कि उसने वहां पर टली के घर पे किया था, और ऐसे ही वो खुद को बचाती है। अब गार्ड यहाँ पर चेक करने आता है, जिसके जाने के बाद जब वो नीचे आती है तो वहां से वो निकल ही रही थी कि तभी वो लड़की उससे ये पूछती है कि उसे ऊपर मतलब कि गॉड के पास ले जाने के लिए वो आई है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो अब बच नहीं पाएगी, जिसके लिए उसे काफी बुरा लगता है। तो वो अपनी सारी एल रेमेडी उसे देखकर कहती है कि अब वो ठीक हो जाएगी। खैर अब वो जीना के घर आती है जो कि उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन वो उसे सच समझाने की कोशिश करती है कि उसने टली को नहीं मारा, वो खुद पे खुद गिर गया था। अब वो अपनी कंडीशन के बारे में उसे बताती है और उसे अब बार बार रॉ मीट खाने की इच्छा हो रही थी, यानी कि कच्चा मांस। अब यहाँ वो जीना से थोड़ा लड़ भी लेती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है कि उसने उसे अपना दोस्त माना लेकिन उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही गलत किया, यानी कि उसके ऊपर चीट किया, जिस पर जीना कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड खुद उसे चीट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जीना उससे चिढ़ती है क्योंकि उसे सब कुछ ऐसे ही मिलता रहा, जबकि वो तरसती है और वो अटेंशन सीकर भी है जो कि अपने आसपास के लोगों को हर्ट कर देती है। जिस पर एला ये कहती है कि उसे ऐसा दिखाई देता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन दुख उसके पास भी है और उसे बस एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि उससे प्यार करे, उसकी परवाह करे। लेकिन अब तक जीना उसका दिया गया वो ब्लूटूथ हेडसेट उसे वापस कर देती है। अब इतने में ही उसे टली के फोन से सोलोमन का कॉल आता है जो कि एला को अकेले मिलने के लिए बुलाता है और हेल्प के लिए वो उसके पास जाने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि उसकी इस दिक्कत के बारे में वही जानता था। अब इसी बीच हम एरिक को देखते हैं जो कि पुलिस कमिश्नर से मिलता है, जो कि उसे ब्रायन के बारे में बताती है कि उसे किसी लड़की ने ऐसा घाव दिया है और अब वो भी एला के पीछे लग गया था। लेकिन कमिश्नर यहाँ पर उसकी मदद करने के बदले अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए फ्री में एल रेमेडी लेती है। तभी हम एला की बॉडी में हो रहे बदलावों को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, चेहरा बदलने लगा था, नेचर काफी ज्यादा आक्रामक हो गया था और उसके घाव बढ़ते जा रहे थे, साथ ही साथ उसके नाखून टूटकर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज में विकसित हो रही हो। अब इसी बीच हमें एरिक को दिखाया जाता है जिसके लोग लाजरस को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होते। लेकिन उन्हें उसका एक डिवाइस मिलता है जिसके अंदर एक वॉइस मैसेज रिकॉर्डेड था, जिसके अंदर वो एरिक से ये कहता है कि वो भगवान बनना छोड़ दे, जिससे कि एरिक परेशान होकर अपने पिता से बात करता है, जो कि उससे कहते हैं कि वो एल रेमेडी के लिए सिंथेटिक फॉर्मूला बना रहा है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा और सिंथेटिक फॉर्मूला से उनको लॉस हो सकता है, जिस पर वो ये कहता है कि उन्हें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एला सोलोमन से मिलने जाती है जो कि उसे किडनैप करके घर पर लाकर बांध देता है, लेकिन वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ और रिस्ट क्लॉथ से उन तारों को ही काट कर आजाद हो जाती है। अब हम सोलोमन और स्पाइडर को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि उन्हें उस लड़की को लेजरस के पास ले जाना होगा, जिस पर वो ये कहता है कि वो नहीं मानेगी। तो स्पाइडर कहती है कि उसे सच बता देना होगा, जिस पर वो ये कहता है कि वो फिर पुलिस के पास जाएगी, जिसके बाद एथरा उनके पीछे लग जाएगी और काम और ज्यादा खराब होगा। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर एला अब आजाद हो गई थी और अब वो उनसे कहती है कि उसे आखिर हुआ क्या है और वो बार बार कच्चा मीट खाना चाहती है, जिस पर वो ये कहता है कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल रेट से बढ़ रहा है। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसके कहीं से भी क्लॉज बाहर आ रहे हैं, स्किन चेंज हो रही है। और जब स्पाइडर उसके पास आती है, जिस पर वो अचानक से गलती से स्पिट करती है, तो उसका लार्वा भी एसिडिक हो गया था। तभी वहां अचानक से पुलिस फोर्स आ जाती है जो कि एला को टली के खून और ब्रायन के असॉल्ट के लिए अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ सोलोमन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब असल में कमिश्नर और एरिक के बीच में हुई डील के चलते हो रहा था। अब एला और सोलोमन दोनों को ही जेल ले जाया जाता है, जहां पर उनसे मिलने एरिक आता है और हमको पता चलता है कि सोलोमन असल में उसकी ही कॉर्पोरेशन में एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जिसने ही एल रेमेडी को चुरा कर उससे अपना फॉर्मूला बनाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि यहाँ पर ये लोग गलत कर रहे थे। उस नेचुरल इंग्रेडिएंट को ये लोग खत्म करते जा रहे थे, यानी कि विलुप्त कर रहे थे। तभी एला को दिखाया जाता है जिसके कान सड़कर अलग हो गए थे और उसकी जगह किसी बग यानी कि कीड़े जैसे कान उग रहे थे। एरिक उसे देखकर उससे बात करता है और उसे ठीक करने का वादा भी करता है। अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और पहले सोलोमन को कैद करता है। वहीं एला से वो ये बोलता है कि वो उसे ठीक कर देगा, बस उसे उसके कुछ टेस्ट करने होंगे। और उसने एला के डैड को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई थी। अब टेस्ट होने के बाद उसे कुछ शॉकिंग बात पता चलती है, लेकिन फिलहाल वो किसी को कुछ बताता नहीं है। एनीवेज अब वो सोलोमन के पास जाता है और उससे ये कहता है कि वो उसे अपना पार्टनर बना लेगा, लेकिन बदले में उसे वो फॉर्मूला बताना होगा, नहीं तो वो जिंदगी भर यहीं पर सड़ेगा और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे। सोलोमन कहता है कि फॉर्मूला लेने के बाद भी वो
एल रेमेडी को सब तक नहीं पहुंचाएगा, जिस पर वो ये कहता है कि उसके शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि कुछ एल रेमेडी उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए बची रहे, और इसमें गलत है ही क्या। सोलोमन अब उसकी डील ठुकरा देता है और अब एरिक अपने डैड से बात करता है कि वो एला के अंदर से वो सीरम निकाल लेगा, और अब हमको पता चलता है कि आखिर मांजरा था क्या। तो सोलोमन ने जो ड्रग बनाया था वो इंसानों के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके एक म्यूटेशन टाइप कर देता है, और जो वो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी हेल्प से कोई भी टॉक्सिन से इम्यून हो सकता है। तो इंसान भी यहाँ पर इम्यून हो जाएंगे, और एला ने तो यहाँ पर पूरा का पूरा सीरम ही पी लिया था, और अब वो पूरी की पूरी बदल कर उस मेन इंग्रेडिएंट में ही चेंज हो रही है, जिसका डीएनए तक चेंज हो चुका है। और अब एरिक यहाँ पर एला को ही एल रेमेडी के लिए हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल करने का प्लान करता है, क्योंकि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो एथरा खत्म कर चुकी है, लेकिन अब वो एला से अनलिमिटेड एल रेमेडी बना सकते थे। लेकिन बाय एनी चांस अगर टास्क फेल भी हुआ तो वो एला को ही खत्म कर देंगे। अब एला के पास यहाँ सुपर हियरिंग की पावर भी आ गई थी, तो वो मिरर के पीछे से भी ये सब सुन लेती है, जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन एरिक ने उन्हें कोई खबर दी ही नहीं थी। जी हाँ, यानी कि उसने उससे ये बात भी झूठ कही। अब एला को बेहोश करने 2 वार्ड बॉय आते हैं, जिन्हें पीटकर वो यहाँ से निकल जाती है। आगे जाकर उसे एक गार्ड रोकता है, लेकिन वो सीलिंग पर चढ़कर उसके ऊपर एसिड थूक देती है और उसे पीट देती है। अब उसे अपनी सुपर हियरिंग से सोलोमन की सांसें सुनाई दे रही थी, जिसके पास वो जाती है और उससे पूछती है कि वो अपना फॉर्मूला एरिक को क्यों नहीं दे रहा, जिस पर वो कहता है कि वो इससे गरीबों के लिए हेल्प करना चाहता है, लेकिन एरिक ऐसा नहीं करेगा, तो वो उसे अपना फॉर्मूला नहीं देना चाहता। वो उससे ये कहती है कि वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, जिस पर वो ये कहता है कि अब वो इम्यून है और उसे अपना ये रूप पसंद नहीं आ रहा। अब वो सोलोमन से कहती है कि उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है और वो इम्यून भी है, लेकिन उसे अपना ये रूप पसंद नहीं है। वो दोनों अब यहाँ से भागते हैं कि वहीं हम स्पाइडर को देख पाते हैं, जो कि सोलोमन को आजाद कराने के लिए फैसिलिटी में ब्रेक इन कर जाती है। एरिक अभी अपने बेटे मैक्स को लेने गया हुआ था, जिसे एला के भाग जाने के बारे में पता चलता है, तो वो जल्दी से वापस फैसिलिटी आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों ही भागकर एक लैब तक आते हैं, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। सोलोमन बताता है कि असल में एल रेमेडी दवाई के अंदर वो मेन इंग्रेडिएंट कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाइज हैं। जी हाँ, जो कि टॉक्सिक से इम्यून होती हैं, लेकिन एथरा कंपनी जो है वो उनको पहले ही विलुप्त कर चुकी है। तो अब उन्हें एला चाहिए जिससे कि वो हार्वेस्ट करेंगे, जो कि एक इंसानी ड्रैगन फ्लाई बन रही है, और इसलिए ही उसके अंदर वो सीरम था। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसका जो खून है वही एक तरह से सीरम है, वही मेन इंग्रेडिएंट है। वो ये भी कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं बनना चाहेगा और सब उससे घिन करने लगेंगे, जिस पर वो ये कहता है कि वो उससे घिन नहीं करता, और ये एला के हाथ में है कि वो खुद को कैसे देखती है, और फिर दुनिया भी उसे वैसे ही देखेगी। वो आगे कहता है कि वो लैज़रस के लिए काम करता है, जो कि इस ड्रग को दुनिया में सबके पास पहुंचाना चाहता है, और कुछ लोग इसको लेंगे कुछ नहीं लेंगे, वो उनकी चॉइस होगी। जिस पर वो ये कहती है कि उसकी चॉइस तो ये नहीं थी, यानी कि ऐसा बनना। तो वो उससे माफी मांगता है कि वो ऐसी बन गई, जबकि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। यहाँ पर जो मेन गलती थी वो टली की थी, उसने वो ड्रग चुरा लिया। इनफैक्ट वो यहाँ पर सबसे पहले वो जीना को उसे ट्राई करवाना चाहता था। तो हो सकता है कि यहाँ पर जीना ऐसी बन जाती, या फिर ये भी हो सकता है कि खाली एला जैसे स्ट्रॉन्ग विल के लोग ही इसको पूरी तरह से संभाल सकते थे और ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। खैर अब ऊपर वाले एक फ्लोर पर स्पाइडर जो होती है वो बॉम्ब ब्लास्ट करती है, जिसकी आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाते हैं। उन्हें आगे जाने पर स्पाइडर मिल जाती है, जिसके साथ वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर छुपा हुआ मैक्स मिलता है, जो कि यहाँ पर डर के मारे बैठा हुआ था। अब वो एला को देखकर कहता है कि क्या वो एक फेरी है, जो कि उसे सुनकर अच्छा लगता है, और वो कहती है कि हाँ वो एक अच्छी फेरी है। अब वो उसे उसका वो लॉकेट वापस करता है, जो कि असल में एला की माँ का था, और वो उसे एरिक की डेस्क के ऊपर मिला था, जिसके चलते अब वो लोग वहां से भागने लगते हैं। आगे जाने पर उनको एरिक मिलता है, जो कि उनका रास्ता रोकता है, लेकिन अब तक स्पाइडर और सोलोमन लिफ्ट में चढ़ चुके थे। एला मैक्स के सहारे पीछे रुकती है, जिसे एरिक बेहोश करने के लिए शूट करने वाला था, लेकिन वो अपनी जंपिंग एबिलिटीज की मदद से लिफ्ट तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर मैक्स एरिक को उसे शूट करने से रोकता है कि वो एक अच्छी फेरी है और वो उसे ना मारे। खैर वो तीनों ही लिफ्ट से पार्किंग में आ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, जिनके पीछे एरिक अपनी पूरी टीम भेज देता है। आगे जाने पर उसकी टीम उनका ट्रक क्रैश कर देती है, जिसके अंदर शॉकिंगली खाली स्पाइडर ही थी, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग चुके थे और सब उनके पीछे जाते हैं, और वहीं स्पाइडर भी उस पर नजर रख रहे एक सोल्जर को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। अब वो लोग भागते भागते फेंसिंग तक आ गए थे, जिसे एला अपनी एल्बो के क्लॉ से ही काट रही थी, और वो ये भी कहती है कि ये सिर्फ ड्रैगन फ्लाई का डीएनए नहीं हो सकता, यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिक्सिंग करी गई है जिसको वो छुपा रहा था, मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा डीएनए थे उसके अंदर। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी बातें सोलोमन ने उसे नहीं बताई थी। खैर अब वो लोग एक ब्रिज तक आ गए थे और सोलोमन उससे ये कहता है कि वो पीछे रुकेगा और एला यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसका लैज़रस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसको वो ये वेल दे दे, जिससे कि वो ये ड्रग बना पाएगी, यानी कि वही फॉर्मूला। और यहाँ पर वो ये भी रिवील करता है कि उसने खुद भी वो ड्रग लिया था, लेकिन कम मात्रा में, जिससे उसके अंदर पूरी तरह से चेंजेस नहीं हुए थे। वो आगे ये कहता है कि वो खुद सब्जेक्ट वाई था और एला सब्जेक्ट जेड है, जो कि सबसे
सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कि ये कहें कि सबसे ज्यादा इम्यून है। खैर अब वो यहाँ से जंप कर देती है और पीछे से एरिक आकर सोलोमन को कैद कर लेता है, क्योंकि यहाँ से उसने एक एला को तो भगा दिया, लेकिन शायद से अगर एरिक उसको मार पीट कर फॉर्मूला बाहर निकलवा लेगा तो वो दूसरी एला या फिर और भी तरह की चीजें तैयार कर सकता है। खैर अब हम पूरी दुनिया के बिलबोर्ड्स पर स्पाइडर का मैसेज देखते हैं, जो कि ये कहती है कि इन मौतों के बीच उनके पास एक उम्मीद है, वो है सब्जेक्ट जेड। और अब सबके पास एक ही चांस है, या तो म्यूटेट होकर बदल जाओ या फिर मारे जाओ, जिसके चलते वो भी उस ड्रग को कंज्यूम कर लेती है। अब हम एला को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से इंसानी ड्रैगन फ्लाई बन चुकी थी, जिसके पंख भी आ चुके थे, वो उड़ भी सकती है, जो कि फाइनली लेजरस से मिलती है, जिसने की ये मुहिम शुरू करी थी। और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर काम करने वाली, यानी कि एथरा कंपनी में ही काम करने वाली एंजेला है, जिसको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जी हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि उसने यहाँ पर मेल बनकर बात क्यों करी थी, तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी, और उसकी जो मेल वॉइस थी वो असल में वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल था। यानी कि अब यहाँ पर ये जो दवाई है जो कि एला ने ली थी, उसको सारे लोग लेंगे, जिसके चलते वो भी अब चेंज हो जाएंगे, म्यूटेट हो जाएंगे। यानी कि अब ये धरती इंसानों के लिए सही नहीं रह गई थी, जिसके चलते उन्हें म्यूटेट होना ही होगा अगर उन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो। और बूम, इसी के साथ में द फिक्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की कहानी जिसका नाम है द फिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मुझे तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक फ्रॉम सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए